Okay, hello students. Welcome to BioAdvisor classes. My name is प्रदीप कुमार. तो हम बात कर रहे थे चैप्टर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो पिछले 2-3 लेक्चर में हमने क्या देखा है? सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल मॉडल एंड सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल. ओके, इसके बाद हम बात करते हैं चारगाफ रूल की. ठीक है, लेकिन चारगाफ रूल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है. उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. आप वहां से चारगाफ के रूल को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि चारगाफ के रूल और वाटसन एंड क्रिक के मॉडल है, इसमें मिक्स न्यूमेरिकल नीट एग्जाम में आते हैं. ठीक है, तो चारगाफ के रूल और इस पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हुए हैं. वो सभी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उसको रिपीट नहीं करेंगे. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड्स के 3 कंपोनेंट होते हैं: नाइट्रोजन बेसिस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. तीनों आपस में कैसे जुड़ते हैं, क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके. ठीक है, तो आज हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में सारे न्यूक्लियोटाइड्स के नाम देखते हैं. ठीक है, तो चारगाफ रूल का लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं. ठीक है, तो टेबल देखते हैं. एक फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे नेम ऑफ नाइट्रोजन बेस, सेकंड कॉलम में पेंटोस शुगर, थर्ड कॉलम में लिखेंगे नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि जब भी पहले न्यूक्लियोटाइड हमें बनाने हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड और उसके बाद बनेंगे न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, ओके. तो अगर सपोज करो हमारे पास नाइट्रोजन बेस है एडेनिन. अगर नाइट्रोजन बेस हम लेते हैं एडेनिन, एडेनिन बाइंड करेगा पेंटोस शुगर से विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो हमारे पास आएगा न्यूक्लियोसाइड. अब उस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा? उसका नाम हो जाएगा एडेनोसिन. ओके, अब इस न्यूक्लियोसाइड में ऐड करेंगे हम फॉस्फेट ग्रुप विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, तो हमारे पास आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड. उस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या हो जाएगा? एडेनाइलिक एसिड. सेकंड, अगर हमारे पास नाइट्रोजन बेस लेते हैं गुआनिन, बाइंड करेगा पेंटोस शुगर से, न्यूक्लियोसाइड बनेगा जिसका नाम हो जाएगा ग्वेनोसिन, और न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाएगा ग्वेनाइलिक एसिड. क्लियर? अगर हमारे पास नाइट्रोजन बेस हम लेते हैं साइटोसिन, पेंटोस शुगर के साथ बाइंड करेगा तो हमें मिलेगा न्यूक्लियोसाइड साइटिडीन और साइटिडीनाइलिक एसिड. अगर हम लेते हैं थाइमीन, पेंटोस शुगर से बाइंड करेगा न्यूक्लियोसाइड थाइमिडीन, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा थाइमिडीनाइलिक एसिड. अगर हम लेते हैं नाइट्रोजन बेस यूरेसिल, पेंटोस शुगर से बाइंड करेगा, न्यूक्लियोसाइड मिलेगा यूरिडीन, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा यूरिडीनाइलिक एसिड. क्लियर?
तो ये है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। तो अगर इस टेबल से हम क्वेश्चन की बात करें, कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि एक ऐसा ही क्वेश्चन इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी ये ही है। ठीक है, उसमें से हमें डिफरेंशिएट करने हैं न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेसिस एंड न्यूक्लियोटाइड। तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और नीट एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो इस टेबल की हेल्प से हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हाउ मैनी नाइट्रोजन बेसिस आर कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। क्या पूछा मैंने कि ऐसे कितने नाइट्रोजन बेसिस हैं जो डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होंगे। सिंपल सा आंसर है, सभी को पता है 3। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन नाइट्रोजन बेसिस आर कॉमन फॉर बोथ डीएनए एज वेल एज आरएनए। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स की, तो हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉमन फॉर बोथ डीएनए एज वेल एज आरएनए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर देते हैं 3। ठीक है, जबकि मैंने क्या पूछा भैया, न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स की अगर बात करेंगे तो कॉमन न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे 0। एडेनिन और गुआनिन के बीच में कोई भी न्यूक्लियोटाइड कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में शुगर अलग अलग है। आरएनए में शुगर राइबोस शुगर है, डीएनए में शुगर डीऑक्सी राइबोस शुगर है, इसलिए कोई भी न्यूक्लियोटाइड कॉमन नहीं है डीएनए आरएनए के बीच में। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करो तो भैया प्रॉपर तरीके से केयरफुली क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद आंसर करो। कई बार बच्चे को क्वेश्चन आ रहा होता है और कॉन्फिडेंस में या जल्दबाजी में आंसर गलत लगा देता है, पूछा कुछ और है, आंसर दे दिया उसने किसी और क्वेश्चन को समझ के। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम बात करें कि सपोज अगर हमें पूछे कि उन न्यूक्लियोटाइड के नाम बताओ जो डीएनए को बनाने वाले हैं, तो मैंने बोला था भैया कि डीएनए जहां भी वर्ड यूज करेंगे कि ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए को बनाएंगे, तो वहां पे हमें प्रेफिक्स यूज करना पड़ेगा डीऑक्सी। तो डीएनए को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड। तो एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन लिखी हुई है जहां डीएनए दिया हुआ है, क्योंकि भैया एनसीईआरटी हमें बहुत केयरफुली से पढ़ना है। एनसीईआरटी हमारे लिए भगवान है आज के टाइम में। तो एनसीईआरटी में डीएनए की क्या डेफिनेशन दी हुई है कि इट इज फॉर्म्ड बाय डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड। जबकि अगर हम बात करें आरएनए के केस में, तो आरएनए के केस में हमें यूज करना पड़ेगा राइबोस न्यूक्लियोटाइड। तो अगर इसी टेबल में हम देखें कि हमें ये टेबल बनानी है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड की, तो यहाँ पे पेंटोस शुगर में लिखेंगे डीऑक्सी राइबोस शुगर, न्यूक्लियोसाइड के आगे यहाँ लिख देंगे डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस एडेनोसिन, डीऑक्सी राइबोस गुएनोसिन, डीऑक्सी राइबोस साइटिडीन, डीऑक्सी राइबोस थाइमिडीन। क्लियर। डीऑक्सीराइबोस एडेनाइलिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस गुएनाइलिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोस साइटिडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस थाइमिडिनाइलिक एसिड। अब इसमें यूरेसिल वाला इंक्लूड नहीं करेंगे हम।
क्योंकि यूरेसिल आरएनए में होता है, सभी को पता है। अगर यही बात करें राइबोस न्यूक्लियोटाइड की, कि राइबोस न्यूक्लियोटाइड के केस में हमें यहाँ पेंटोस शुगर लिखनी पड़ेगी। राइबोस शुगर, राइबोस एडेनोसिन या राइबो एडेनोसिन एक ही बात है। राइबोस एडेनाइलिक एसिड, राइबोस गुएनोसिन, राइबोस गुएनाइलिक एसिड। तो इस केस में हम थाइमीन वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ यूरेसिल वाले को इंक्लूड करेंगे। ओके, क्लियर। तो ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे नाम एनसीईआरटी बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये अभी तक हमने देखा भैया डीएनए के बारे में, मतलब अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन डिटेल। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए या फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, क्योंकि जो डीएनए होता है उसकी भी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जैसे ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। ठीक है, तो हम एक और टेबल बनाएंगे, उसी टेबल में ये सारे डिस्कस करेंगे, ए बी सी डी और जेड डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टेबल और बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉपर्टीज। फर्स्ट कॉलम में बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए। सेकंड कॉलम में बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए एंड डी डीएनए। लास्ट वन इज जेड डीएनए। तो हमारे पास कितनी फॉर्म्स आ गई है? 5। ठीक है, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए में सबसे पहले हम लेते हैं पिच ऑफ डीएनए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिच ऑफ डीएनए? पिच ऑफ डीएनए मीन्स लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ डीएनए, जो कि हम बी डीएनए के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। तो बी डीएनए के लिए पिच ऑफ डीएनए कितनी हो जाएगी? 3.4 नैनोमीटर, जबकि ए डीएनए के लिए ये हो जाएगी 2.5 नैनोमीटर। किसी बुक में ये एंगस्ट्रॉम में भी दी हुई है, एंगस्ट्रॉम में जैसे ये 25 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, वो 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, तो सी डीएनए 3 नैनोमीटर 3.0 और यहाँ पे 2.4 नैनोमीटर, और जेड डीएनए के लिए वैल्यू हो जाएगी 44.8 नैनोमीटर। कभी कभी ये एंगस्ट्रॉम में भी पूछ लेता है एग्जामिनर, एंगस्ट्रॉम में, वो हमें पता होना चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं मतलब कि ये जो डीएनए है ये राइट हैंडेड क्वाइलिंग शो करते हैं या लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग, उसको हम बोलते हैं कि क्वाइलिंग पैटर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो ए डीएनए करेगा लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग, बी डीएनए राइट हैंडेड क्वाइलिंग, ए डीएनए करेगा राइट हैंडेड क्वाइलिंग।
सॉरी ए डीएनए करेगा राइट हैंडेड क्वाइलिंग, बी डीएनए करेगा राइट हैंडेड क्वाइलिंग, सी डीएनए राइट हैंडेड, डी डीएनए राइट हैंडेड, ओनली डिफरेंस फाउंड एट द लेवल ऑफ जेड डीएनए। दिस क्वेश्चन आस्क इन एग्जाम कि वो कौन सा डीएनए है जिसमें लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग मिलती है, तो ओनली जेड डीएनए में मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं डायामीटर ऑफ डीएनए। तो ए डीएनए का डायामीटर होता है 23 एंगस्ट्रॉम, बी डीएनए का डायामीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम, सी डीएनए का डायामीटर होता है 19 एंगस्ट्रॉम, और डी डीएनए का होता है यहाँ पे, मतलब इसका मतलब क्या यहाँ पे, क्योंकि जो डी डीएनए होता है उसका डायमीटर वेरी करता है। ठीक है, कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सियल राइज की। एक्सियल राइज बोले तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर और टू न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पे हो जाएगी, सॉरी एक्सियल राइज हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले हम फाइंड आउट करेंगे बेस पेयर पर टर्न ऑफ डीएनए। ठीक है, ए डीएनए के एक टर्न में 11 होते हैं बेस पेयर, बी डीएनए के में 10 हो जाएंगे, सी डीएनए में बेस पेयर हो जाएंगे 9.33 और डी डीएनए में हो जाएंगे ये 8। ओके, यहाँ पे 8 आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि सर ये कैसे पॉइंट में आ गया। भैया बेस पेयर या 10 हो सकते हैं या 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 9.33 का क्या मतलब। तो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे वो कि भैया इसके जो बेस पेयर पर टर्न होते हैं वो भी वेरी करते हैं। सपोज करो किसी टर्न में 9 बेस पेयर मिलेंगे, किसी टर्न में 10 मिलेंगे, किसी टर्न में 11 हो जाएंगे, किसी टर्न में 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमने लिखी है 9.33, इट इज एन एवरेज वैल्यू, ये इसकी एवरेज वैल्यू है। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सियल राइज सभी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सियल राइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन ए टर्न, सॉरी एक्सियल राइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, पिच ऑफ ए डीएनए, लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ डीएनए अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। नो, देर इज ए कंफ्यूजन, सॉरी। एक्सियल राइज कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, एक्सियल राइज का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ
मतलब कि डिस्टेंस ऑफ पिच ऑफ डीएनए, डिस्टेंस ऑफ वन टर्न ऑफ डीएनए अपॉन टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन टर्न ऑफ डीएनए। क्लियर। जैसे हम बात करते हैं बीडीएनए की, कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सियल राइज। तो बीडीएनए की कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैंने क्या बोला कि लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ डीएनए हमारे पास दिया हुआ है 3.4 नैनोमीटर, और बेस पेयर पर टर्न हमारे पास दिया हुआ है 10। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी एक्सियल राइज की, 0.34 नैनोमीटर। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो बाकी सभी की आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों पे ही छोड़ता हूँ। ठीक है, आप सभी इसको कैलकुलेट करके देखें। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए। अब इस टेबल को देख के हम ये बता सकते हैं कि भैया मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए कौन सा है या मोस्ट स्टेबल डीएनए कौन सा है, वो है बीडीएनए। बीडीएनए इज द मोस्ट कॉमन फाउंड डीएनए। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब इस टेबल की ये जो डाटा दिए इनको रटने की जरूरत नहीं है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल कि सबसे हाईएस्ट डायामीटर किसका हो जाएगा, तो एडीएनए का। तो क्या बोल सकते हैं हम कि वाइडेस्ट डीएनए कौन सा हो जाएगा, एडीएनए। सबसे थिनेस्ट, सबसे कम डायामीटर किसका होगा, जेडडीएनए का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भैया। सबसे ज्यादा पिच की अगर बात करते हैं या फिर बेस पेयर पर टर्न की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा बेस पेयर पर टर्न किस में मिलेंगे, जेडडीएनए में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, इतना डिटेल में नहीं जाएगा। आजकल तो वैसे ही नहीं जा रहे इतनी डिटेल में एग्जामिनर, नीट वाला तो वैसे ही नहीं जा रहा, सारा पेपर तो एनसीईआरटी से आ रहा है। ठीक है, हाँ लेकिन इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है भैया, ये दिया हुआ है वाटसन एंड क्रिक के मॉडल में भी लिखा हुआ है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बिग डीएनए राइट हैंडेड क्वाइलिंग शो करता है और जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग शो करता है। ठीक है, ओके। तो ये थी हमारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अब जब हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए की, तो यहाँ पे अगर सपोज करो किसी ने पूछा कि भैया जेड डीएनए को डिफाइन करो या जेड डीएनए की प्रॉपर्टीज बताओ, तो इस टेबल से हम उसके प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। हालांकि पूछ से नहीं गए हैं, पिछले 6-7 सालों से तो ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा सर्कुलर डीएनए के बारे में देख लेते हैं हम। सर्कुलर डीएनए कहाँ कहाँ मिलता है, तो अपने को पता है कि सर्कुलर डीएनए फाउंड इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट की अगर बात करें हम, तो ये मिलता है हमें बैक्टीरिया के अंदर। दूसरा सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है हमें माइटोकॉन्ड्रिया में। थर्ड देखने को मिलता है भैया क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि
माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। न्यूक्लियस को फुल्ली ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू जो कुछ करैक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, उसको बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। वो हम बात करेंगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सर्कुलर डीएनए की बैक्टीरिया वगैरह में, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये होता है डबल स्ट्रैंडेड। सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और इसका सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होता है, एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है डबल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ये मैंने बताया था कि ये ऐसे वायरस होते हैं जो डीएनए को भी, सॉरी, ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को बीमारी पैदा करते हैं। वैसे तो बैक्टीरिया सभी को बीमारी पैदा करते हैं, लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है जो बैक्टीरिया को भी बीमारी पैदा कर देता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। दीज आर वायरसेस। तो बैक्टीरियोफेज में भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लेकिन यहाँ पे एक बात, इंपॉर्टेंट बात है कि बैक्टीरियोफेज के, कुछ बैक्टीरियोफेज के जो डीएनए होते हैं उनके जो, वैसे तो जब वो होस्ट बॉडी के बाहर नहीं होते तो उनका डीएनए लीनियर होता है। कुछ बैक्टीरियोफेज के जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, जब वो बैक्टीरियोफेज होस्ट बॉडी के बाहर है तो वो डीएनए लीनियर फॉर्म में मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो बैक्टीरियोफेज होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उसका जो डीएनए है वो अपनी शेप चेंज कर देगा, सर्कुलर शेप में आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज के डीएनए के एंड्स होते हैं, दोनों एंड पे कुछ अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सपोज करो अगर उस बैक्टीरियोफेज के एक डीएनए के एंड पे एडेनिन एडेनिन है तो दूसरे एंड पे थाइमिन 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 मिलेंगे। जैसे ही वो होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वहां पे वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करेगा, ठीक है, और वो अपनी शेप चेंज कर देगा, लीनियर टू सर्कुलर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, कोई भी कभी भी पूछ सकता है हमसे बेसिक चीजें, क्योंकि डीप में पता हो ना पता हो लेकिन बेसिक चीजें हमें हमेशा पता होनी चाहिए। बेसिक चीजें अगर हमें पता है तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, बेसिक कंसेप्ट हमारे हमेशा क्लियर होने ही चाहिए। और जेनेटिक्स तो पूरी टिकी हुई है कंसेप्ट के ऊपर, सारे के सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जेनेटिक्स के, इसीलिए सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और वेटेज है एग्जाम में जेनेटिक्स का, ठीक है, जो कि हम देख भी रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, दोबारा से एक बार हम लौट के आते हैं डीएनए डबल हेलिकल मॉडल गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अपने अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डबल या डिप्लॉइड कंटेंट है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं डीएनए के अंदर, तो अपने को पता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डिप्लॉइड कंटेंट है इसके अंदर जो डीएनए होता है उस डीएनए में टोटल बेस पेयर होते हैं 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, ठीक है।
अब अगर इसकी हम कैलकुलेट करें लेंथ, कैलकुलेट दी लेंथ ऑफ डीएनए, और वो भी हमसे पूछी है उसने मीटर में कैलकुलेट करो। तो भैया वैल्यू 10 के मल्टीपल में है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे कि भैया हम जानते हैं 10 बेस पेयर इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। पूछा किस में है, 9 बेस पेयर में पूछा है, तो भैया ये हमारे पास आ जाएगी बच्चों, क्या वैल्यू आ जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पूछा गया है, रिसेंटली नीट एग्जाम में आया हुआ है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 2.2 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया। अगर सेम बात करें हम हैप्लॉइड कंटेंट की, तो हैप्लॉइड कंटेंट में हमें पता है कि जो बेस पेयर हो जाएंगे वो हाफ हो जाएंगे। तो अगर इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है तो कितनी आ जाएगी, 1.1 मीटर। या तो इसी का हाफ कर दो या इससे कैलकुलेट कर लो, सेम फॉर्मूला लगा के। दोनों क्वेश्चन नीट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है हमारे साथ, प्रॉब्लम ये है कि भैया डीएनए की एक सेल के न्यूक्लियस में कितना लंबा डीएनए मिलता है, हमारी एक सेल के न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लंबा डीएनए मिलता है। सेल का साइज कितना, माइक्रोस्कोपिक, सेल को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प पड़ती है। तो सपोज करो यहाँ पे ये मैंने एक न्यूक्लियस बनाया है, दिख रहा है तुम्हें न्यूक्लियस। अब भैया इस न्यूक्लियस में जो हमें क्लियरली विजिबल भी नहीं है, उस न्यूक्लियस में हमें इतना लंबा 2.2 मीटर लंबा डीएनए को एडजस्ट करवाना है, पैक करवाना है। उसी को बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसोमल मॉडल। ठीक है बच्चों, और ये जो न्यूक्लियोसोमल मॉडल है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके बच्चों, थैंक यू।